Audio Jungle. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्कीवनेस के एमसीक्यूज खत्म किए थे, ठीक है। अब आज हम आगे चैप्टर के अंदर मोमेंट्स वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब मोमेंट्स, तो सबसे पहले मोमेंट्स का डेफिनेशन देखना है। मोमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज सेंट्रल मोमेंट्स या फिर मोमेंट्स अबाउट मी। मोमेंट्स अबाउट मी, मोमेंट्स कहो या फिर सेंट्रल मोमेंट्स कहो के પછી मोमेंट्स अबाउट मीन बोलो, तीनों तीन का मतलब सेम ही है, ठीक है। अब मोमेंट्स मतलब क्या, तो अरिथमेटिक मीन ऑफ द वेरियस पावर्स ऑफ deviations taken from me is known as moments or central moments or मोमेंट्स अबाउट मी। मोमेंट्स किसको बोलते हैं, तो अरिथमेटिक मीन ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मी। मतलब मीन से हम डेविएशन निकालते हैं, उसके अलग अलग पावर्स मतलब घातांक, उसका मीन फाइंड करने से हमको मोमेंट्स मिलेगा। जैसे x माइनस एक्स बार लिखते हैं तो वहां पावर 1 है, x माइनस एक्स बार स्क्वायर लिखते हैं तो वहां डेविएशन का पावर 2 है, घातांक 2 है। x माइनस एक्स बार क्यूब लिखते हैं तो वहां पावर 3 है, घातांक 3 है। x माइनस एक्स बार रेस टू 4 लिखते हैं तो वहां पावर 4 है। तो उसका डेफिनेशन क्या है, अरिथमेटिक मीन ऑफ द वेरियस पावर्स ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मी। मीन के अंदर से डेविएशन जो बना है उसकी अलग अलग पावर्स का मीन, जिसको हम मोमेंट्स कहेंगे या सेंट्रल मोमेंट्स कहेंगे या फिर मोमेंट्स अबाउट मीन कहेंगे, ठीक है। गुजरातीમાં મધ્યકમાંથી મેળવેલ જુદી જુદી મધ્યકમાંથી મેળવેલ વિચલનો ની જુદી જુદી ઘાતાંકનો મધ્યક various arithmetic mean of the various powers of deviations taken from mean। મધ્યકમાંથી લીધેલી જુદી જુદી ઘાતાંક, મધ્યકમાંથી લીધેલા વિચલનો, એની જુદી જુદી ઘાતાંક, એનો મધ્યક, એને મોમેન્ટ્સ કહેવામાં આવશે। It is denoted by Greek letter mu. It is denoted by Greek letter, ग्रीक शब्द છે, ग्रीक अक्षर છે म्यू। उसका साइन क्या है, म्यू। गुजराती में आવું वंचाय म्यू। प्रमाणीय वितरण में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लास्ट ईयर आया था आपको ये नोटेशन, ये निशानी म्यू, ठीक है। फोर्थ ऑर्डर, चार ऑर्डर तक सेंट्रल मोमेंट्स मिलेंगे हमको, दैट इज μ1, μ2, μ3, μ4, इस तरह से, ठीक है। चलो देखो, μ1 is
सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। अब याद रखो एक्स माइनस एक्स बार का टोटल हमेशा क्या होता है? 0 होता है। एक्स माइनस एक्स बार का टोटल हमेशा 0 होता है, इसलिए सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन 0 होगा। देन म्यू टू, ये जो म्यू टू है उसका फॉर्मूला ऐसा होगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन था उसका स्क्वायर मिलेगा, जिसको हम वेरिएंस कहते हैं। सो म्यू टू इक्वल टू वेरिएंस, दैट इज सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन। थर्ड वन म्यू थ्री, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार क्यूब upon n, and last one is mu 4, sigma x minus x bar raised to 4 upon n। तो यहां देखो x minus x bar, x minus x bar का मतलब क्या हुआ? डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, रेज टू 1, रेज टू 2, रेज टू 3, रेज टू 4। इसका मतलब क्या हुआ? वेरियस पावर्स, जुदी जुदी घातांक। यहां पावर 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है, और उसका हमको मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करना है इसलिए सिग्मा मतलब टोटल करके एन से डिवाइड करते हैं। अब समझ में आई बात आपको? वेरियस पावर्स और उसका मीन फाइंड करने के लिए समेशन, सरवाળો, सिग्मा અને ભાગ્યા અવલોકનોની સંખ્યા n। તો mu1 is sigma x minus x bar upon n, that is 0. mu2 is variance sigma square sigma x minus x bar square upon n, and mu3 sigma x minus x bar cube upon n, and mu4 sigma x minus x bar raised to 4 upon n। तो ये चार हमारे हो गए सेंट्रल मोमेंट्स। ठीक है, अब अगर x बार का वैल्यू इंटीग्रल है, मतलब एक्स बार की कीमत पॉइंट वगर नहीं आवे छे, तो ये कैलकुलेशन हम इजीली कर सकेंगे। अभी फॉर एग्जांपल आपको एक्स की कॉलम दी हुई है 12, 15, 18, 17, 20, 25, आपको एक्स बार मिला 20, तो एक्स माइनस एक्स बार इजीली फाइंड कर सकेंगे। एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार क्यूब, एक्स माइनस एक्स बार रेज टू 4। लेकिन जब एक्स बार का वैल्यू फ्रैक्शनल रहता है, जैसे कि अगर आपको एक्स बार का वैल्यू मिला 20.78, तो अब वहां में एक्स माइनस एक्स बार फाइंड करूं, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार रेज टू 3, एक्स माइनस एक्स बार रेज टू 4 करूंगा, तो वहां कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मतलब जब एक्स बार का वैल्यू फ्रैक्शनल होगा, एक्स बार की कीमत જ્યારે पॉइंट में આવતી હશે, एट दैट टाइम सेंट्रल मोमेंट्स डायरेक्टली हम फाइंड नहीं करेंगे। उस टाइम पे पहले रो मोमेंट्स फाइंड करेंगे और उसके बाद फ्रैक्शनल सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड करेंगे, एज्यूम करके। जैसे एक्स बार आपका आया 20.78, तो हम 21 एज्यूम कर लेंगे, या कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लेंगे। तो एज्यूम्ड मीन्स है जो मोमेंट्स हम निकालते हैं, ऐसे मोमेंट्स को बोलेंगे हम रो मोमेंट्स। तो ये सेंट्रल मोमेंट्स डायरेक्टली अगर एक्स बार पॉइंट में नहीं आ रहा है, इंटीग्रल वैल्यू है, पूर्णांक किंमत है, तो આપણે डायरेक्टली सेंट्रल मोमेंट्स कैलक्युलेट કરીશું। बट एक्स बार ની વેલ્યુ ફ્રેક્શનલ છે, पॉइंट વાળી આવે છે 20.78, 50.75, इस तरह से पॉइंट वाली वैल्यू मिलती है एक्स बार की। तो पहले हम रो मोमेंट्स फाइंड करेंगे और रो मोमेंट्स को सेंट्रल में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे दूसरी टाइप के मोमेंट्स हम देख रहे हैं, ये मोमेंट्स, सेंट्रल मोमेंट्स, मोमेंट्स अबाउट मीन, 3 थे। अब आगे देख रहे हैं रो मोमेंट्स। रो मोमेंट्स, रो मोमेंट्स और उसका दूसरा नाम मोमेंट्स अबाउट आर्बिटरी ओरिजिन। आर्बिटरी ओरिजिन, दूसरा नाम उसका एज्यूम्ड मीन, धरेलो मध्य।
एज्यूम्ड मीन के अंदर से जो मोमेंट्स हम निकालेंगे, ऐसे मोमेंट्स को क्या बोलेंगे हम? रो मोमेंट्स, या फिर उसको कहेंगे हम मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्ररी ओरिजिन। अच्छा, ऐसा कब करना पड़ेगा? तो मैंने अभी आपको बताया, व्हेन एक्स बार हैज फ्रैक्शनल वैल्यू, एक्स बार का वैल्यू फ्रैक्शनल होगा, एक्स बार ની કિંમત પોઈન્ટમાં આવતી હશે, at that time we calculate moments from assumed value, assumed value के अंदर से हम मोमेंट्स फाइंड करेंगे, और जो assumed value के अंदर से मोमेंट्स फाइंड करते हैं, ऐसे मोमेंट्स को हम क्या कहेंगे? तो रो मोमेंट्स कहेंगे, या फिर मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्ररी ओरिजिन कहेंगे, या मोमेंट्स अबाउट एज्यूम्ड मीन कहेंगे। ठीक है, सो यहां लिखते हैं हम, व्हेन am हैज फ्रैक्शनल वैल्यू, am का वैल्यू फ्रैक्शनल होगा, व्हेन am हैज फ्रैक्शनल वैल्यू it becomes difficult to calculate central moments directly. एक्स बार का वैल्यू या मीन का वैल्यू फ्रैक्शनल होगा, तो सेंट्रल मोमेंट्स डायरेक्टली फाइंड करना, मतलब सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार क्यूब, एक्स माइनस एक्स बार रेज टू 4, ये सब डायरेक्टली कैलकुलेट करना थोड़ा हार्ड हो जाएगा। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कैलकुलेट सेंट्रल मोमेंट्स डायरेक्टली। ठीक है, सो मोमेंट्स अबाउट an arbitrary origin, an arbitrary origin, arbitrary origin मतलब कुछ ज्यादा नहीं है, वो a, that is capital A, जो हम a सम्स के अंदर लेते था ना, a एज्यूम करते थे, सबसे पहले वाली वैल्यू जो होती है x की कॉलम के अंदर, उसको हम a एज्यूम करते हैं, एज्यूम्ड मीन। आर्बिट्ररी ओरिजिन का मतलब एज्यूम्ड मीन, धारेलो मध्य। मोमेंट्स अबाउट एन आर्बिट्ररी ओरिजिन a is calculated. It is known as रो मोमेंट। ये जो मोमेंट्स है उसको हम क्या कहेंगे? तो रो मोमेंट्स कहेंगे। फिर से एक्स बार का वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं है, इंटीग्रल वैल्यू है, तो डायरेक्टली हम सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड कर देंगे इस तरह से। लेकिन जब एक्स बार का वैल्यू फ्रैक्शनल होगा, एक्स बार की कीमत पॉइंट वाली है उससे, देन वी फर्स्ट कैलकुलेट रो मोमेंट्स, हम सबसे पहले रो मोमेंट्स कैलकुलेट करेंगे, और फिर बाद में रो मोमेंट्स को सेंट्रल में कन्वर्ट करेंगे। यहां लिखा मैंने, इट इज नॉन एज रो मोमेंट्स एंड दे विल बी converted into central moments। पहले हम रो मोमेंट्स कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसके बाद उसको सेंट्रल मोमेंट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से करते हैं वो बाद में आएगा। अभी इतना याद रखो कि एक्स बार का वैल्यू आपको इंटीग्रल मिला, पूर्णांक कीमत मળી, तो डायरेक्टली सेंट्रल मोमेंट्स हम फाइंड करेंगे। और अगर एक्स बार का वैल्यू फ्रैक्शनल मिला, पॉइंट में आयो, तो कौन से मोमेंट्स फाइंड करेंगे? रो मोमेंट्स, या मोमेंट्स अबाउट एन आर्बिट्ररी ओरिजिन, या मोमेंट्स अबाउट एज्यूम्ड मीन फाइंड करेंगे। यहां लिखा था मैंने, इट इज डेनोटेड बाय ग्रीक लेटर म्यू। अब यहां लिखेंगे, इट इज डेनोटेड बाय म्यू डैश, it is denoted by म्यू डैश लिखना है। अब उसके फॉर्मूला क्या रहेंगे? यहां लिख रहा हूं मैं, म्यू डैश 1 सिग्मा डी अपॉन एन, म्यू डैश 2
सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, समझे, म्यू डैश 3 सिग्मा डी क्यूब अपॉन एन, म्यू डैश 4 सिग्मा डी रेज टू 4 बाय एन, where d इक्वल टू एक्स माइनस ए। d कैसे मिलेगा हमको? x में से a माइनस करने से। तो सर ये सेंट्रल मोमेंट्स, ये रो मोमेंट्स, सर हमको क्या फाइंड करना है? सिंपल सादी बात है, मैंने आपको बताया x बार का वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं है, इंटीग्रल है, पॉइंट वगर नीचे, तो डायरेक्टली सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड करेंगे, समझे। और अगर x बार का वैल्यू पॉइंट में आ रहा है तो पहले कौन से मोमेंट्स फाइंड करेंगे? रो मोमेंट्स, फिर उसको सेंट्रल मोमेंट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सर वो कैसे करना है? वो इसके बाद वाले में बता रहा हूं, वो भी बता रहा हूं दूसरे सेगमेंट के अंदर, ठीक है। अभी 2 पॉइंट्स मैंने आपको समझाए। कौन से 2 पॉइंट समझाए? मोमेंट्स, सेंट्रल मोमेंट्स और मोमेंट्स अबाउट मीन, उसका डेफिनेशन देखा। फिर बाद में दूसरा रो मोमेंट्स या मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्ररी ओरिजिन या एज्यूम्ड मीन, तो 2 डेफिनेशंस देखी। इन शॉर्ट बोर्ड पे आपको जो लिखा हुआ दिख रहा है, वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, जिसके अंदर अब मैं ये बताऊंगा कि रो मोमेंट्स को सेंट्रल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलो इतना लिख दो पहले। चलो पहले वाले सेगमेंट के अंदर हमने सेंट्रल मोमेंट्स देखा और रो मोमेंट्स देखा। अब एक्स बार का वैल्यू पॉइंट बीना का मिल रहा है, मतलब इंटीग्रल वैल्यू मिल रहा है, तो क्या करना है? तो डायरेक्टली सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड कर देना है। लेकिन एक्स बार का वैल्यू अगर पॉइंट वाला मिला हमको, तो हम क्या करेंगे? तो पहले रो मोमेंट्स फाइंड करेंगे और फिर रो मोमेंट्स को सेंट्रल मोमेंट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो रो मोमेंट्स के फॉर्मूले मैंने आपको बताए, पहले रो मोमेंट्स फाइंड कर लिए। अब ये जो रो मोमेंट्स है उसको सेंट्रल मोमेंट्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो रो को सेंट्रल में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके फॉर्मूले अब हम देखेंगे। या इसको बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल मोमेंट्स एंड रो मोमेंट्स। सेंट्रल मोमेंट्स और रो मोमेंट्स के बीच का रिलेशनशिप क्या है, एकदम कंप्लीट ध्यान से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि मोमेंट्स वाला चैप्टर आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ के नहीं आए हो, 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ के नहीं आए हो। ये पहला चैप्टर ऐसा अपना स्टार्ट हुआ जो आप 11th या 12th किसी में नहीं सीखे हो, इसलिए कंप्लीटली ध्यान देके पढ़ना, तो ही आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं, समझे। कंप्लीट ध्यान देंगे तो 100% आने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा कुछ, ठीक है। चलो देखो, सेंट्रल मोमेंट्स फ्रॉम रो मोमेंट्स। सेंट्रल मोमेंट्स निकालना है रो मोमेंट्स से। फिर नीचे लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल मोमेंट्स एंड रो मोमेंट्स। सेंट्रल मोमेंट्स और रो मोमेंट्स के बीच का रिलेशनशिप, मतलब हमने फाइंड कर लिया रो मोमेंट्स, तो अब रो मोमेंट्स को सेंट्रल में कैसे कन्वर्ट करना है वो हम देखेंगे। अब रो मोमेंट्स को सेंट्रल में कन्वर्ट करने से पहले फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वो तो आपको पता ही होगा। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से हम एरिथमेटिक मीन या मीन फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम एक्स बार कहेंगे। a प्लस म्यू डैश 1 करना है, a प्लस म्यू डैश 1। ये डैश 1 मतलब रो मोमेंट्स पहले वाला, उसके अंदर a प्लस कर दो, तो a प्लस म्यू डैश 1 करने से हमको एक्स बार का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब सेंट्रल मोमेंट्स हम फाइंड कर रहे हैं, कौन से मोमेंट्स हमारे पास है, तो हमने लास्ट सेगमेंट के अंदर देखा रो मोमेंट्स हमने फाइंड किए थे। अब रो मोमेंट्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? सेंट्रल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मतलब सेंट्रल मोमेंट्स फ्रॉम रो मोमेंट्स, ओके। तो अब सबसे पहले म्यू 1 फाइंड करना है। म्यू 1 उसका फॉर्मूला आपको पता ही है, म्यू डैश 1 माइनस म्यू डैश 1, इट इज ऑलवेज 0। क्यों? सेंट्रल मोमेंट्स पहला हमेशा क्या होगा? 0 होगा। तो वो कैसे मिलेगा? म्यू डैश 1 माइनस म्यू डैश 1 कर दो, 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, म्यू 2। म्यू 2 मतलब कि वेरिएंस था, वेरिएंस मतलब कि हमने सिग्मा स्क्वायर लिखा था, ठीक है ना।
ओके तो म्यू टू और वेरिएंस और सिग्मा स्क्वायर ये कैसे मिलेगा? तो इसके लिए आपको करना है म्यू डैश टू माइनस म्यू डैश वन का स्क्वायर, म्यू डैश टू रो मोमेंट में दूसरे वाला म्यू डैश टू, उसमें से माइनस करना है म्यू डैश वन जो पहला था, पहला रो मोमेंट म्यू डैश वन, उसका स्क्वायर माइनस करना है। इस तरह से मुझे वेरिएंस मिल जाएगा। जैसे यहां एक एक्स्ट्रा पॉइंट है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसी तरह से यहां एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाएगा मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन से हम स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड एविएशन मतलब सिग्मा। सिग्मा कैसे मिलेगा? तो अंडर रूट में म्यू टू, ये म्यू टू का वैल्यू जो हमको मिला उसका रूट निकाल दो तो हमको सिग्मा मिल जाएगा, स्टैंडर्ड एविएशन। अब ये म्यू थ्री एंड म्यू फोर ये दो इंपॉर्टेंट है, ये दो आ गए आपको तो हो गया, चैप्टर आ जाएगा। म्यू थ्री एंड म्यू फोर ये दो फॉर्मूले आपको आ गए तो ऐसा समझो कि 75% मोमेंट्स आपको आ गया। लेकिन ये याद रखना है कैसे बनाना है उसका फॉर्मूला, मैं बता रहा हूं कंप्लीटली, ध्यान यहां पे रखना। मैं 2 बार बताऊंगा, पहली बार में समझ नहीं आए दूसरी बार देखना, दूसरी बार में समझ नहीं आए बार बार वीडियो को रिपीट करके देखना, आ तो जाना ही वाला है समझ में। ठीक है, चलो देखो म्यू थ्री। अब मेरे पास रो मोमेंट्स है और रो को मैं सेंटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, क्या करेंगे? म्यू थ्री, तो पहले म्यू डैश थ्री, म्यू थ्री है ना तो म्यू डैश थ्री जगह छोड़ दो, उससे कम 3 से कम 2 तो म्यू डैश 2, 2 से एक कम म्यू डैश 1, यहां म्यू 3 था, म्यू डैश 3, उससे कम म्यू डैश 2, उससे कम म्यू डैश 1। ठीक है, ये पहला टर्म है, मतलब आ पहलू पद छे आ छेल्लू पद छे, ये फर्स्ट टर्म ये लास्ट टर्म। फर्स्ट और लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, जो बीच वाले टर्म से जो जे वच्चेना पदों छे एनी अंदर म्यू डैश 1 एक्स्ट्रा नाखवानुं बेटा। फिर से म्यू 3 था तो पहले म्यू डैश 3, फिर बाद में म्यू डैश 1, ये म्यू डैश म्यू डैश 3, म्यू डैश 2, म्यू डैश 1, 3 2 1, पहले और छेले लास्ट में कोई एक्स्ट्रा नहीं, बीच में एक्स्ट्रा डालना है म्यू डैश 1। अब क्या करेंगे? तो यहां पे म्यू डैश 1 नहीं लिखा है, इसका मतलब ऐसा हुआ कि म्यू डैश 1 रेस टू 0 है, म्यू डैश 1 ની 0 घात છે, एक एक करके बढ़ाना है। म्यू डैश 1 का 0, यहां म्यू डैश 1 रेस टू 1 और यहां म्यू डैश 1 रेस टू 2। लेकिन याद रखो ये लास्ट टर्म है, आ छिल्लू पद है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसका पावर नहीं आएगा। कौन सा पावर आएगा? तो जो है नंबर लिखा है ना, ये नंबर कौन सा दिया है? 3, तो ये जो नंबर लिखा है वो रहेगा रेस टू 3। फिर से बता दूं एक बार, म्यू डैश 3 कम करके म्यू डैश 2, उससे कम करके म्यू डैश 1। अब पहले वाला और लास्ट वाला उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालना है, बीच वाले जो टर्म्स है उसमें एक्स्ट्रा डालना है। क्या डालना है? म्यू डैश 1, तो यह बीच वाले में मैंने म्यू डैश 1 डाल दिया। अब यहां म्यू डैश 1 नहीं है, इसका मतलब म्यू डैश 1 रेस टू 0 है, 0 के बाद 1 बढ़ाएंगे तो म्यू डैश 1 रेस टू 1 मिलेगा, 1 के बाद 1 बढ़ाएंगे तो म्यू डैश 1 रेस टू 2 मिलेगा। लेकिन ये लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म के अंदर जो नंबर है ना वही पावर है, जो नंबर है वही पावर है, 2 नहीं लिखना है। यहां नंबर 3 है तो पावर 3 लिखना है। और उसके कोएफिशिएंट्स मतलब કે એના સહગુણકો, તો આ સહગુણકો માટે તમારે યાદ રાખવાનું છે બેટા, ગોખી મારવાનું છે 1 3 2। कहां से लाए? पास्कल ट्रायंगल का यूज किया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 1 3 2 याद रखना है आपको बस। यहां पहले में 1 लिखा, यहां 3 लिखा, यहां 2 लिखा, ये 1 लिखते नहीं है लेकिन लिखा ऐसा समझते हैं, ये 1, यहां 3, यहां 2। अब क्या करना है? तो प्लस माइनस प्लस, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह से चलता रहेगा। यहां खत्म हो गया तो खत्म कर देना है, समझे बेटा? ये म्यू 3 कैसे फाइंड किया? म्यू डैश 3 से, वो मैंने आपको बताया। नाउ अगेन फिर से एक बार बता रहा हूं,
नहीं समझ में आई है फिर से समझ लो। म्यू 3 है तो म्यू डैश 3 पहले रहेगा, देन 3 से कम करो म्यू डैश 2 और एक कम करो म्यू डैश 1। पहले वाला लास्ट वाला, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, बीच में एक्स्ट्रा डालना है। बीच में एक्स्ट्रा क्या डालना है? म्यू डैश 1 ही डालना है। अब म्यू डैश 1 रेस टू 0 हुआ, म्यू डैश 1 0 के बाद एक बड़ा हो तो 0 प्लस 1 इज 1, तो म्यू डैश 1 रेस टू 1 हुआ। अब रेस टू 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा। फिर उसके बाद एक बड़ा होगा तो म्यू डैश 1 रेस टू 2 हुआ। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2 रहेगा, लेकिन ये जो लास्ट टर्म है इसलिए 2 नहीं लिखना है। कहां से लिखना है? ये जो नंबर है ना वो पावर लिखना है। नंबर क्या है? 3। तो पावर कितनी लिखनी है? 3। 3 नंबर याद रखने थे, 1 3 2। पहले में 1, दूसरे में 3, तीसरे में 2। अब साइन की भी करवानी चाहिए। पहला प्लस, यहां प्लस है ही नहीं लिखा मतलब प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है बेटा, तो ये म्यू 3 का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट, ये हम कर क्या रहे हैं सर? देखो, पहले सेंट्रल मोमेंट डायरेक्टली मैंने बताया आपको, एक्स बार का वैल्यू पॉइंट वाली नहीं आती है, पॉइंट बगैर का मिलता है, तो डायरेक्ट हम सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड कर देंगे। लेकिन एक्स बार का वैल्यू पॉइंट वाला आया तो हम क्या करेंगे? पहले रो मोमेंट्स फाइंड करेंगे, और रो मोमेंट्स फाइंड करने के बाद उसको अल्टीमेटली लाना तो कहाँ है? सेंट्रल मोमेंट्स में तो लाना ही है। तो रो मोमेंट्स को सेंट्रल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो मैं बता रहा हूं। अंडरस्टैंड? थोड़ा मुस्कुराइए जनाब। चलो, अब म्यू 4 में क्या करेंगे? चलो म्यू 4 इसी तरह से जाना है, देखना बराबर। म्यू 4 पहले शुरुआत म्यू डैश 4 से, चलो 4 3 2 1 डिसेंडिंग इन डिक्रीजिंग म्यू डैश 4, फिर क्या लिखूं बोलो? तो म्यू डैश 3, फिर म्यू डैश 2, फिर म्यू डैश 1, 4 3 2 1। ये फर्स्ट, ये लास्ट, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं आने वाला। बीच वाले में एक्स्ट्रा आएगा, और एक्स्ट्रा क्या डालना है? म्यू डैश 1 म्यू डैश 1, वही एक्स्ट्रा लिखना है। पहले वाले में नहीं, लास्ट वाले में नहीं, बीच में एक्स्ट्रा डालो म्यू डैश 1 म्यू डैश 1। चलो अब इसकी पावर्स की बात करो, तो यहां म्यू डैश 1 रेस टू 0, म्यू डैश 1 रेस टू 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, 0 1, तो यहां पे क्या रहेगा? 2, तो यहां पे क्या रहेगा? 3 नहीं, रुको, ये लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म है तो यहां 0 1 2 3 ऐसा नहीं लिखना है। ये लास्ट टर्म है तो जो नंबर है वही उसका पावर है। यहां जैसे बताया था ना, ये लास्ट टर्म है तो जो नंबर है वही उसका पावर है, जो नंबर है वही उसका पावर है। तो नंबर कितना है? 4, तो यहां पावर भी कितना लिखना है? 4। इसके कोएफिशिएंट जैसे कि 1 3 2 याद रखना था, यहां आपको याद रखना है 1 4 6 3। पहले में 1, दूसरे में 4, तीसरे में 6 और फिर 3। और नोटेशंस, निशानी, साइन कैसे लिखना है? पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। समझे? पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, हो गया, खत्म। नथिंग, वेरी इजी। समझे? दूसरी बार बता रहा हूं, देखो, सीखो। म्यू 4 है बेटा, तो पहले म्यू डैश 4, फिर बाद में म्यू डैश 3, म्यू डैश 2, म्यू डैश 1। पहले में कुछ एक्स्ट्रा नहीं, लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा नहीं, बीच में एक्स्ट्रा म्यू डैश 1 म्यू डैश 1, म्यू डैश 1 रेस टू 0, म्यू डैश 1 रेस टू 1, म्यू डैश 1 रेस टू 2। तो क्रम अनुसार म्यू डैश 1 रेस टू कितना आना चाहिए? 3, लेकिन 3 नहीं लिखेंगे बेटा,
ये लास्ट टर्म है वो देखना है ना, ये लास्ट टर्म है तो जो नंबर है वही पावर है, जो नंबर है वही पावर है 4। अब ये नंबर डाल दो 1463। यहां पहले मैं 1 लिखा, आपने देखा? किसी ने नहीं देखा। 1 लिखे नहीं लिखे चलता है। तो 1, फिर बाद में 4, फिर बाद में 6 और फिर 3। 1 4 6 3। अब साइन प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इस तरह से ये रो मोमेंट्स जो देखो यहाँ सामने देखो इक्वल टू के सामने वाली साइड रो मोमेंट्स दिए हुए, रो मोमेंट्स दिए हुए, रो मोमेंट्स दिए हुए, रो मोमेंट्स दिए हुए, उससे हमने सेंट्रल मोमेंट्स बनाए, उससे हमने सेंट्रल मोमेंट्स बनाए। रो मोमेंट्स दिए हुए थे, उसको सेंट्रल मोमेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है रो मोमेंट से सेंट्रल मोमेंट्स में किस तरह कन्वर्ट करना है। ठीक है, आज हमने 3 पॉइंट आपको समझाया। पहला, सेंट्रल मोमेंट डायरेक्टली फाइंड करना है। एक्स बार का वैल्यू पॉइंट वाला हुआ तो पहले रो मोमेंट्स फाइंड करना है, और थर्ड सेगमेंट के अंदर ये पार्ट में जो पीछे दिख रहा है उसमें क्या किया हमने कि हमने रो मोमेंट्स फाइंड किए, उसको सेंट्रल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे देखेंगे कि ये सेंट्रल मोमेंट्स हमने फाइंड कर दिए, उसके बाद मोमेंट्स से हम स्क्यूनेस और कर्टोसिस किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, उसके फॉर्मूले देखेंगे। फिर बाद में इस चैप्टर्स के सम स्टार्ट होंगे। ठीक है बेटा, तो वीडियो को पॉज करके इतना लिख देना। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, तब आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाय एवरीवन, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।